डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही छोटी और एक अच्छी बेसिक प्रॉब्लम हम करते हैं इस टॉपिक पे। इसमें कहा जा रहा है कि एक एल शेप रॉड है जिसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यूनिफॉर्म बी में रोटेट करा रहे हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ द अक्रॉस रॉड पीक्यू और इंड्यूस ईएमएफ फॉर क्यूआर, इन दोनों पार्ट में कितना ईएमएफ आएगा ये पूछा जा रहा है। इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है। देखो, ये जो PQ पार्ट है इसमें तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे? देखो, ये सीरीज के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एक ही फॉर्मूला याद रखो यार, बी एल वीसीएम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बी ऐसे है, वीसीएम इस पार्ट का डायरेक्ट ऐसे होगा। सिंपल, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, जब ये केस हो इन केसेस में तो सिंपल डायरेक्ट बी एल वीसीएम साइन थीटा, बहुत सारे क्वेश्चन में तो यही फार्मूला डायरेक्ट यूज होता रहेगा। इसको डायरेक्ट यूज करना सीखो। और यहाँ वीसीएम की वैल्यू क्या होगी? L/2 ओमेगा, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आ गया आंसर। क्यों? क्योंकि इस वीसीएम की वैल्यू होगी L/2 ओमेगा। प्योर रोटेशन कर रहा है इंच अबाउट टी, राइट। क्यूआर, अब क्यूआर के लोग कैसे फाइंड करना है? दो तरीके हैं। देखो कैसे, हम एक काम ये कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एप्सिलॉन नेट ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं इस पूरे एल शेप रोड का। ये इसकी पोलैरिटी कैसे आएगी? देखो, बी ऐसे है, बी ऐसे है, तो ये एप्सिलॉन पी की पोलैरिटी आई ऐसे। ठीक है, तो रोड के में हम पीआर के अक्रॉस निकालते हैं। मैं बता रहा हूं ऐसा हमने क्यों किया, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो अगर मैं पीआर के अक्रॉस निकालूं, ये यानी कि आर एंड और पी एंड के बीच में टोटल ईएमएफ डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एल इफेक्टिव। तो ये एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल पी आर की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, तो एल पी आर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि एल √1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 5L/4 आ गया। सिंप्लीफाई हो गया। यहां बस एल की जगह 5L/4 यूज करना है। अब इससे क्यूआर कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, ये निकाल लिया। क्यूआर ऐसे मान लो, ये टोटल ईएमएफ है, वही एल इफेक्टिव से तुमने निकाला है। तो ये एल शेप या इस तरह के स्ट्रक्चर हो तो एल इफेक्टिव से निकालने का ये बड़ा आसान तरीका है। इसको जरा ध्यान से समझ लेना, यही एल इफेक्टिव का फायदा। और इस तरह की चीजें हम जब हम वहां बीआईएल फोर्स निकालते थे मैग्नेटिज्म में, हमने वहां भी यूज किया है इस कॉन्सेप्ट को। एप्सिलॉन पीक्यू ये ईएमएफ प्लस एप्सिलॉन पी क्यूआर, यही तो टोटल एल शेप का है जो हमने सीधा एल इफेक्टिव से निकाल लिया। तो एप्सिलॉन क्यू पी क्यू आर मुझे निकालना था, ये दिस माइनस दिस, यानी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा कॉमन आ जाएगा। 5/4 25/16 -1 9/16 बचेगा। 9/16 का तो 9/32 बी एल स्क्वायर ओमेगा। हमने इस वाले पार्ट को इस फार्मूले से क्यों नहीं निकाला? देखो, सीधी सी बात है, ये क्यूआरबीसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मुझे इसके सेंटर को ज्वाइन कराना पड़ता। फिर इसके सेंटर की वेलोसिटी ये होता रेडियस वेक्टर। अब ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर आती आर ओमेगा, तो फिर ये एंगल थीटा भी निकालना पड़ता। तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है। आप पहले में आर की वैल्यू निकालता है, फिर आर ओमेगा की वैल्यू निकालता है, फिर ये लेंथ L1 लेता। और यहां पर वीसीएम, ये जो वीसीएम आ रहा है इतने पार्ट का, ये इस लेंथ के परपेंडिकुलर भी नहीं आया, क्योंकि ये तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ना। प्योर रोटेशन है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कोई भी पॉइंट इस पे ले लो, वो आर ओमेगा होगी और रेडियस आर के परपेंडिकुलर आती। तो ऐसे करने से मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा होता, आप करके देख सकते हो। तो ये एक एल शेप निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो ये एल इफेक्टिव मेथड इन सब स्ट्रक्चर्स में बहुत काम कर जाता है, और हम टोटल ईएमएफ या किसी सेगमेंट का ईएमएफ भी इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक निकालकर कम मैथमेटिक्स के साथ आंसर दे सकते हैं। इस
अरेंजमेंट को जब हम देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है कि एक वी शेप रॉड है जिसको एक यूनिफॉर्म स्पीड वी से पुल कर रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू वी ए माइनस वी सी। ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो यूनिफॉर्म बी है, वी शेप रॉड है, डायरेक्ट एल इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। चीज ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रक्चर हो, सर्कुलर हो, कुछ हो, हम यूज कर सकते हैं यहां पे डायरेक्ट एल इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि बी कांस्टेंट है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख सकता हूं, ए और सी के बीच में कुछ इस तरीके से। ठीक है, बी वेलोसिटी से, वेलोसिटी तो वही है, कर्वीलिनियर मोशन है, लेंथ मान लो एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी? एल इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2L sin थीटा। तो कितना ईएमएफ आ जाएगा? बी एल ई इंटू वी। डायरेक्ट बी एल भी लिख सकते हैं, सारी चीजें हमें पता ही। क्यों? क्योंकि देखो बी ऐसे, बी ऐसे, वी ऐसे। अब इससे ये अब हमें चाहिए पोलैरिटी, तो बी ऐसे, वी ऐसे, तो अपर एंड मिलेगा पॉजिटिव और लोअर एंड बनेगा निगेटिव। तो ये वैल्यू क्या होगी? बी ए माइनस बी सी, हायर पोटेंशियल एंड माइनस लोअर पोटेंशियल एंड। अब चाहो तो तुम वो भी लगाते एप्सिलॉन बी मोड बी डॉट एल क्रॉस बी, लेकिन जो सीधा सीधा स्ट्रक्चर उसमें लिखना सीखो, जब ये तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसको डायरेक्ट बी एल वी लिख लिया। तो बस अब एल इफेक्टिव की वैल्यू डालना रह गया, तो 2L sin थीटा वी इंटू बी आ गया आंसर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट इस तरह के फार्मूलों से सीधा किया जा सकता है। स्टूडेंट एक और छोटी सी अच्छी बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक सेमी सर्कुलर लूप है पी क्यू आर, इसको आर रेडियस का, इसको कांस्टेंट ओमेगा से y1 y2 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है बीपी माइनस बी आर। तो हमारे दिमाग में फार्मूला आएगा यार, ये लगा देते हैं हाफ बी एल बी सी एम, इससे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि एल इफेक्टिव लोगे 2R और इस सेंटर की वेलोसिटी आ जाएगी 0। पर ये फार्मूला यार लगेगा नहीं, ये चीज ध्यान से समझो। ये फार्मूला यार क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये लूप इस, अगर मैं इसे एक XY प्लेन मान लूं कि लेट से ये XY प्लेन है, तो ये लूप हमेशा XY प्लेन में कन्फाइंड ही नहीं है। जब ये घूमेगा तो ये YZ प्लेन में भी जाएगा। तो जब कोई, ये नॉन प्लेनर मोशन है, जब कोई वायर लूप इस तरह से मोशन करे कि वो एक प्लेन में कन्फाइंड ना हो, तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं लगता। हम यहाँ पर ईएमएफ कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर हम ईएमएफ बहुत आसानी से d∅dt वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कैसे? अगर मैं P और R के बीच में एक वायर मान लूं, तो ये वायर तो रेस्ट पर रहेगी, तो एप्सिलॉन लूप जो है वो एप्सिलॉन d∅dt हो जाएगा पहले तो, और ये दो चीजों के बराबर आएगा। देखो किसके? इस PQR सेगमेंट के प्लस इस स्टेट सेगमेंट एप्सिलॉन आरपी इज इक्वल टू d∅dt। ये वाली वैल्यू चली जाएगी 0, क्योंकि ये जो वायर तुमने मानी है ये सिर्फ ऐसे रोटेट कर रही है, एक थिन वायर है, तो इसमें हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0। और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, अगर एक कंडक्टिंग रोड के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाए तो उसमें कोई ईएमएफ आता नहीं। तो ये वायर सिर्फ लूप पूरा करने काम आई और मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब ये लूप जो है इसका एरिया वेक्टर इनिशियली मान लो ऐसे ही है, बी के पैरेलल है। तो इनिशियली तो बी और ए, अगर मैं एक डायग्राम में देखूं कि मैं कहूं कि एक्स वाई है, तो इनिशियली तो माइनस जेड एक्सिस के लोग पहले क्या है कि माइनस जेड एक्सिस के लोग बी है, और एरिया वेक्टर भी मान लो इनिशियली माइनस जेड एक्सिस के लोग है। लेकिन ये एरिया वेक्टर हमेशा माइनस जेड में नहीं रहेगा, ये तो जैसे जैसे लूप घूमेगा एरिया वेक्टर घूमेगा। तो मान लो लूप जैसे जितना लूप घूमेगा जिस रेट से, उसी रेट से उसका एरिया वेक्टर घूमेगा। मान लो किसी समय एंगल थीटा है, ठीक है, तो ऐसे लूप में हमेशा फ्लक्स वेरी करता है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टी। इंड्यूस ईएमएफ बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां पर ये चीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये पूछना चाहिए था, एक वर्ड रह गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये यहां पर टाइम वेरिएबल आने वाला है। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी? Vp माइनस डी आर। ये हमारा हो गया लूप का, ये किसके अक्रॉस? PQR के अक्रॉस। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 है, तो मोड d∅dt एप्सिलॉन PQR के बराबर होगा। फाइनली हमने
फाइंड कर ली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन ये टाइम के साथ, ये फैक्टर हमेशा 0 नहीं है, ये टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। डियर स्टूडेंट, जरा कुछ एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ईएमएफ इन पीसी एंड सीक्यू लेंथ ऑफ द रोड। ये एक रॉड है जो कि प्लेन जनरल मोशन परफॉर्म कर रही है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू कहा गया प्रॉब्लम में v/2l है, और हमें पूरी रॉड का नहीं बताना है, ठीक है, हमें बताना है पीसी और सीक्यू। तो देखो ये प्लेन जनरल मोशन है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर रॉड का मोशन प्लेनर होगा, एक प्लेन में कन्फाइंड होगा, तो ईएमएफ का फार्मूला ये तो सीधी सीधी परपेंडिकुलर है। इसका सेंटर में C1 मान लूं और इसका सेंटर में C2 मान लूं, और इस वेलोसिटी को मैं v1 कह लूं और इसको vC2 कह लेता हूं, इसको vC1 कह लेता हूं। तो सीधा फार्मूला मैंने अभी तुम्हें डिस्कस किया ही था। तो एप्सिलॉन पीसी जो होगा वो b लेंथ होगी l/2, आधी रोड लोगे, पूरी रोड की जो लेंथ है वो l है, ठीक है, पूरी रोड की लेंथ यहां पर हम क्या लेंगे l। तो एप्सिलॉन पीसी हो जाएगा bl/2 इंटू vC1। अब vC1 की वैल्यू कितनी आएगी? vC1 की वैल्यू हो जाएगी v प्लस ओमेगा, ऐसे है तो l/2 ओमेगा, यानी v प्लस l/2 ओमेगा की वैल्यू है v/2l। तो v प्लस v/4 5v/4। ऐसी अगर vC2 निकालोगे तो हमें पता है ये v ऐसे ओमेगा ऐसे, तो यहां पर l/2 ओमेगा जो रोटेशन के कारण वेलोसिटी आ रही है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो vC2 की वैल्यू हो जाएगी v माइनस l/2 ओमेगा, यानी v माइनस l/2 इंटू v/2l 3v/4। तो एप्सिलॉन CQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? bl/2 vC2। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो रेशियो है, ये vC1/vC2 का रेशियो हो गया। bl/2 तो सेम ये कट जाएगा। ये मेथड बहुत आसान है और ध्यान रखना है इसको कि कैसे BL/VSM यूज होता है, कहां नहीं यूज होगा। सारे में अलग अलग प्रॉब्लम कराऊंगा, तुम्हें हर प्रॉब्लम में तुम समझ जाओगे, और मैं क्लियर बता दूंगा कि कहां पर भी ये फार्मूला यूज नहीं होना है। जहां पर रोड के, अगर हम रोड या कोई भी सिस्टम है उसका अगर एरिया ए प्लेन में कन्फाइंड नहीं रहेगा। तो ये vC1/vC2। अब vC1/vC2, vC1 हमारा आता 5v/4 डिवाइड बाई 3v/4, यानी 5/3। तो ये रेशो कितना आया? 5:3। सिंपल, सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और यहां पर देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टिंग रोड PQ। इस कंडक्टिंग रोड PQ जिसकी लेंथ L है, इसके अक्रॉस मुझे ईएमएफ निकालना है। ये हमारी PQ रोड इस प्रॉब्लम में दी गई है, लेकिन यहां पर एक चीज सोचने वाली है कि फॉर्मूला डायरेक्ट BL/VSM क्यों नहीं लग सकता। पहले तो एक चीज ध्यान रखो, जबकि है B तो ऐसे ही होगा, B भी ऐसे, एंगल π/2 है, तीनों स्टैंडर्ड वेक्टर है, तो BL/VSM आ जाए नहीं। इस फॉर्मूले के लिए जरूरी था, जैसे मैंने आपको बताया, B का कांस्टेंट होना। तो यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि B कांस्टेंट नहीं है। तो कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब भी एज ए फंक्शन हो, खास तौर से इस तरह का कोई फंक्शन हो fx इंटू माइनस के कैप, तो हमें एलिमेंट्री अप्रोच यूज कर लेनी चाहिए। तो ऑलरेडी इसकी थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं x डिस्टेंस पर यहां पर एक एलिमेंट लूंगा dx। इस dx एलिमेंट के लिए तो b कांस्टेंट मान सकते हैं, तो डायरेक्ट d एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? b लेंथ की जगह हो जाएगा dx इंटू v, और b की वैल्यू क्या होगी यहां पर? म्यू नॉट i डिवाइड बाई 2πx dx v। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटी के लिए, तो इस तरह क्वेश्चन तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो। तो यहां पर 0 से एप्सिलॉन, और ये x की वैल्यू, ये लेंथ हमें दी हुई थी, ये मान लेते हैं ये a है, बिना इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो यहां पर हम इंटीग्रेट कर देंगे a से a प्लस l, राइट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट i v बाई 2π इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x a से a प्लस l म्यू नॉट i v बाई 2π ln a प्लस l
बाई एल, क्योंकि एल एन एक्स आएगा इंटीग्रेट होके। तो इस तरीके से हम इस कंडक्टिंग रोड में हमने फाइनली ईएमएफ को कैलकुलेट कर लिया एक सिंपल इंटीग्रेशन मेथड लगाकर। अब इस पे जरा एक थोड़ा सा और लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम करते हैं, इसमें कहा गया कि स्मॉल सर्कुलर लूप इज पुल्ड विद वेलोसिटी v, ऐसे इसे v से पुल कर रहे हैं, देन फाइंड द ईएमएफ इन द लूप एट द गिवन इंस्टेंट। अगर हम देखें एक फार्मूला तो बी एल इफेक्टिव वी सी एम, एल इफेक्टिव तो पूरे लूप का जीरो होता है, तो ईएमएफ का आंसर जीरो होना चाहिए था, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फार्मूला लगेगा ही नहीं। इसके लिए बी क्या होना चाहिए था? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म बी होता तो पूरे लूप में ईएमएफ जीरो आता। और आधे पार्ट में पूछते तो अब मैं एल इफेक्टिव का फार्मूला लगा के बता देता। तो फिर से समझो बी एल इफेक्टिव वीसीएम वाला जो फार्मूला है वो क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि बी यूनिफॉर्म नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें ईएमएफ आएगा क्यों? ईएमएफ आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जैसे वहां पर हमारा गॉस थ्योरम इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है, भैया ये चार्ज बताओ Q1 Q2 है, सॉरी फ्लक्स बताओ, तो तुम कहते हैं फ्लक्स। ये कितना आसान क्वेश्चन है, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। वही काम यहां पर हमारा फैराडे लॉ कर देगा। एप्सिलॉन को d∅dt से हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे। अब यहां पर मैं देखूं ये मेरी करंट आई है, तो इस करंट आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आएगा, और ये बी वेरिएबल है। अच्छा, किसी रेजिस्टेंस पे इसको एक्स मान लो, भाई ये तो वेरी करेगी ना, ये तो एक इंस्टेंट के लिए है, हमेशा तो ये रहेगी नहीं, क्योंकि मूव कर रहा है। यानी प्रॉब्लम को तब सॉल्व करना है गिवन इंस्टेंट जब इस डिस्टेंस एक्स की वैल्यू ए है, इसके सेंटर की, राइट। और ये dx बाई dt कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो मैं dx बाई dt को v कह सकता हूं। अब यहां पर एक पॉइंट दिया गया कि a की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज है, तो ऑलमोस्ट जो b में वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा यहां पे b कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा, इसका मैं क्या यूज करूंगा? मैं यहां पर फ्लक्स को डायरेक्ट लिख सकता हूं b इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो लूप का फ्लक्स x के साथ वेरी कर रहा है, और जिस समय x की वैल्यू a है उस इंस्टेंट पे बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्ट a ले लेते हैं तो गलती हो जाती, नहीं ये x वेरी कर रहा है। तो d∅dt, हमें मोड d∅dt चाहिए, तो ये आ जाएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2। तो dx बाई dt का जब तुम यहां पे मोड में निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा? 1 एक्स की पावर -1, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और dx बाई dt v है, तो म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी बाई 2 एक्स स्क्वायर, यही ईएमएफ है। और यह हमें कब चाहिए? जब एक्स की वैल्यू ए है, तो इसमें एक्स की वैल्यू ए डाल देंगे, तो इस लूप के अक्रॉस ईएमएफ का आंसर आ जाएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर वी बाई 2a स्क्वायर। था एक सिंपल और एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट अगर शुरुआत में ऐसे ए ले जाता, हाँ अगर इसमें पूछा जाता कि ईएमएफ की पोलैरिटी बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अवे मूव कर रहा है, तो इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा। क्यों? देखो एक्स बढ़ने के साथ साथ अगर हम देखें तो टाइम के साथ एक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इस एक्सटर्नल बी ऐसे है, तो इंड्यूस बी आई कैसा होना चाहिए? ध्यान से समझना। तो इंड्यूस बी आई मिल गया ऐसे, सॉरी क्रॉस सपोर्ट करेगा, वो नहीं चाहता, फ्लक्स कांस्टेंट रखना चाहता है, तो बी आई सपोर्ट करेगा। तो बी आई जब सपोर्ट करेगा तो ये बी आई और ये राइट हैंड रूल याद है, बी आई इंड्यूस ईएमएफ, तो ये इंड्यूस करंट की भी डायरेक्शन होगी। इसमें इंड्यूस करंट भी पूछ सकते थे रेजिस्टेंस आर देकर, तो ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, तो ये आएगी ऐसे। और अगर इसमें मान लो कहते हैं कि रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, बताओ इस इंस्टेंट पे कितनी करंट होगी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो दोनों समझ आता, हम इसे स्मॉल आर से डिवाइड कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन में इंड्यूस करंट और उसकी डायरेक्शन पूछना भी बहुत कॉमन पॉइंट है, और ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बनाकर ट्राइंगल या कुछ और बनाकर तुमसे थोड़ा और मैथमेटिकली एडवांस कराकर फाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, फाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लेना। बहुत सारा इंटीग्रेशन भी करवा सकता हूं, कुछ मैं टिपिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन बना लूं, तो ये ट्रिक नोट कर लो। कभी ऐसे हो जहां पर लूप हो, जहां पे फाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। स्क्वायर लूप दे सकता हूं, ट्रायंगल लूप दे सकता हूं, तो ये ट्रिक तुम्हारे पास होना चाहिए। फाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखो तो d∅dt f डैश x dx by dt, ये कैलकुलेट कर लो, बस खत्म।
तो बाकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अब तुम लोग मैथ्स में बहुत सीख गए हो, बस इस पे फोकस करोगे तो तुम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा लॉजिकली फाइंड कर लेना, फिर ये पर्टिकुलर एक्स पे पूछा जाएगा, फिर जो एक्स की वैल्यू एक्स नोट दी होगी वो पुट कर देना पहले, लेकिन उसको जैसे मैंने एक्स इक्वल टू ए माना है ये एज्यूम करना मत भूलना, वरना ये आंसर डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई के लिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे साथ डिस्कस किया है, इसको अच्छे से समझ लो और नोट कर लेना। तो स्टूडेंट एक और मोस्टल ईएमएफ से जुड़ी बेसिक प्रॉब्लम को हम करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कंडक्टिंग रिंग इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड इन यूनिफॉर्म बी, इफ पोटेंशियल ऑफ बॉटम पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी 0 देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी एंड डी। 3 पॉइंट का हमें फाइंड करना है। इज देयर एनी इंड्यूस करंट इन द लूप। तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है जरा हम देखते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है। अब क्योंकि ये रिंग रोल कर रही है तो इसकी वेलोसिटी यहां पर ये v दी गई है प्रॉब्लम में, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी, तो हमें पता है रोलिंग कंडीशन से v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v बाई आर। ठीक है, अब इसका मतलब बॉटम मोस्ट जो पॉइंट ए होगा ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा सकता है, तो इसको सॉल्व करने की एक बहुत आसान टेक्निक है। तो जब ये हो गया तो ये अब बी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो हमारा एल इफेक्टिव वाला पार्ट लग जाएगा। तो किसी भी सेक्शन का अगर मुझे ईएमएफ चाहिए, जैसे मुझे एप्सिलॉन ए बी चाहिए, तो यहां पर इस रिंग को बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट हम प्योर रोटेशन स्टेट में मान सकते हैं, तो हमारे सारे प्योर रोटेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएंगे। तो हम यहां से इसका, और क्योंकि बी यूनिफॉर्म है तो एल इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो एप्सिलॉन ए बी जो कि क्या होगा हाफ, ये लेंथ मान लेता हूं मैं L1 है, तो सॉरी बी L1 V1, V1 क्या है इसके सेंटर की वेलोसिटी, तो रोटेशन वाले फॉर्मूले V1 कितना हो जाएगा बी L1 स्क्वायर ओमेगा बाई 2, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी L1 ओमेगा बाई 2। ये चीजें हम रोटेशन में पढ़ चुके हैं, बेसिक फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब L1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेडियस है R, रिंग की रेडियस हमें दी गई है R, तो L1 की वैल्यू क्या होगी R√2, तो L1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2R, तो यहां पुट कर दिया तो एप्सिलॉन ए बी, अगर मैं इसको 2R पुट कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा आएगा। अब ये वेलोसिटी इधर है, राइट हैंड रूल का यूज करो, बी ऐसे V1 ऐसे है, इसका मतलब बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे जाएगा और ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं VB माइनस VA इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर ओमेगा। और VA प्रॉब्लम में कहा गया है कि इसको 0 कंसीडर कर लो, इसको अगर 0 कंसीडर कर ले तो VB का आंसर क्या हो गया बी आर स्क्वायर ओमेगा। और ए का तो फाइंड करने जरूरत ही नहीं है, तो 0 दिया गया है, तो ए का 0 हो गया, बी का आंसर आ गया। डी का और फाइंड करना है तो सेम ऐसे ही लेंथ L2 यूज कर लूंगा, और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R, और इसके सेंटर की वेलोसिटी ये V ही होगी, तो डायरेक्ट जैसे मैंने अभी लिखा था तो मैं एप्सिलॉन AD को लिख लूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा B L2 B, ये तो वेलोसिटी V हमें प्रॉब्लम में दी गई है। और अगर आंसर मुझे लिखना था V के टर्म में, तो मैं यहां पर भी ओमेगा को V बाई आर डाल दूंगा, तो ये आंसर B RV आ जाएगा। ठीक है, तो B L2V और L2 वैल्यू होगी 2R, तो ये हो गया 2BRV, सेम वैसे, और VA ये हो जाएगा VD माइनस VA, राइट हैंड रूल लगा लो, VA 0 है तो VD का आंसर कितना आ गया 2BRV। प्रॉब्लम इज